हेलो प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड स्ट्रेंथ का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 में हमने कौन कौन से टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिए थे। पार्ट 1 में एसिड एंड बेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। एसिड कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है, बेस कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है, उनको विद एक्टिविटी अच्छे से समझने की कोशिश की थी। इसके अलावा एसिड या बेस का वाटर में बिहेवियर क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। अब इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, इस पार्ट में कोई भी एसिड है या कोई भी बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, यानी कोई भी एसिड या कोई भी बेस की जो स्ट्रेंथ होगी वो कैसी होगी, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ, ठीक है। और कोई भी एसिड या कोई भी बेस की जो स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया जाता है वो हमेशा किया जाता है पीएच स्केल से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है, पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे पीएच स्केल होता क्या है। देखो, पीएच स्केल किसका मेजरमेंट करता है, कोई भी एसिड या बेस अगर एक्वस सॉल्यूशन में है तो उस एक्वस सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है, ठीक है। और इसका डिटरमिनेशन कैसे होता है, विद H प्लस आयन, किसके थ्रू, H प्लस आयन। देखो यहाँ पर पीएच में आप देख रहे हो ये H लिखा हुआ है, इस H का मतलब पता है क्या है, इस H का मतलब है H प्लस आयन, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे जब P लिखा हुआ है, P का मीन क्या है यहाँ पर, पावर, ठीक है। तो P का मीन तो होता है पावर और H का मीन क्या होता है, H प्लस आयन, ठीक है। यानी H प्लस आयन की पावर, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का डिटर्मिनेशन किसके थ्रू किया जाता है, पीएच स्केल के थ्रू किया जाता है। देखो किस तरह का होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल एक सिंपल स्केल की तरह ही है, ठीक है, जिसमें 0 टू 14 तक डिजिट होती है, ठीक है। 0 से 7 तक जो डिजिट है वो एसिडिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। द पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन लाइज बिटवीन 0 to 7। द पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक सॉल्यूशन लाइज बिटवीन 7 to 14। द पीएच वैल्यू ऑफ ए न्यूट्रल सब्सटेंस इज ऑलवेज 7, ठीक है। जो न्यूट्रल, अगर कोई भी सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल है, ठीक है, तो उसकी पीएच हमेशा क्या होगी, 7 होगी। अगर कोई भी सॉल्यूशन बेसिक है, जैसे कि मान लो NaOH सॉल्यूशन बेसिक है, तो उसकी पीएच हमेशा क्या होगी, अबोव 7, ठीक है। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ आपसे सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, तो उसकी पीएच हमेशा किससे ज़्यादा होगी, 7 से ज़्यादा होगी, 7 से ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच हमेशा क्या होगी, 7 से बिलो होगी। जैसे मैं बात करता हूँ टोमेटो जूस, ठीक है, टोमेटो होता है, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। लेमन में कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ रखते हैं, इसलिए इनके पीएच हमेशा क्या होगी, 7 से बिलो होगी। आगे देखते हैं, ये देखो इस डायग्राम से अच्छे से समझने की कोशिश करना आप। इस डायग्राम में देखो क्या बता रहा है, अगर आप इस तरफ जाते हो तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन पीएच की वैल्यू क्या होती जा रही है, यहाँ पर कम होती जा रही है, ठीक है। यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ कि पीएच वैल्यू और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे के इन्वर्स में होती है। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन जितने ज़्यादा होंगे उसकी पीएच उतनी ही कम होगी, यानी कि वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो देखो यहाँ पर इस डायग्राम से यही चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ पर 0 से 7 तक तो किसके लिए बता रहा है, एसिडिक नेचर, ठीक है। और 7 से 14 तक किसके लिए बता रहा है, बेसिक नेचर। और 7 किसके लिए बता रहा है, न्यूट्रल के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस स्केल में 7 से 0 की तरफ जाओगे तो क्या होगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यानी एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप 7 से 14 की तरफ जाओगे
तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, और बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इसको और देखते हैं हम, इस वाले डायग्राम से भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो इसमें बताया हुआ है, ये 1 से 14 तक बताया है, तो 1 to 7 तक तो किसके लिए बताया है, एसिड के लिए। 7 किसके लिए बताया है, न्यूट्रल के लिए, और 7 to 14 किसके लिए बताया है, बेस के लिए। ठीक है, कुछ देखो एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड यानी कि आपका जो स्टोमक है, स्टोमक में कौन सा एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसकी पीएच लगभग क्या होती है, 1 के लगभग होती है। लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस में क्या होता है, कौन सा एसिड बताया था मैंने भी आपको, साइट्रिक एसिड। ठीक है, लेमन जूस, इसकी पीएच लगभग क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, एप्पल जूस, ठीक है, उसके बाद टोमेटो जूस, ऑक्जेलिक एसिड, ब्लैक कॉफ़ी एसिडिक नेचर, मिल्क एसिडिक नेचर, प्योर वाटर। ठीक है, यहाँ पे एक बात हुई है, प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब कौन सा, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर यानी कि ऐसा वाटर जिसमें केवल और केवल H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हों। मिनरल वाटर की बात नहीं कर रहा मैं, कौन सी बात कर रहा हूँ, डिस्टिल वाटर की। ठीक है, तो डिस्टिल वाटर या प्योर वाटर पीएच कितनी होती है उसकी, 7। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद 7 to 14 तक जितने भी हो सब बेस के लिए, जैसे एक बेसिक नेचर का होता है। एक और देखो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ब्लड की जो पीएच होती है वो याद रखना भाई, बिल्कुल फिक्स होती है 7.4। ब्लड की जो पीएच होती है वो क्या होती है, 7.4। काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में जनरल साइंस में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि ब्लड की पीएच की वैल्यू क्या होती है, तो याद रखना ब्लड की पीएच की वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है, कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, और क्या होती है उसकी वैल्यू, 7.4। हैंड सोप, अमोनिया सॉल्यूशन, ब्लीच, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्कली, सब की पीएच क्या होगी, अबव 7। क्लियर है पूरी बात? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, एवरीडे लाइफ में आप पीएच को कहाँ कहाँ पर देखते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है इसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी ह्यूमन बॉडी की, अपनी जो कंप्लीट ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी 7 to 7.8 पीएच रेंज में वर्क करती है। यानी अपनी बॉडी के जितने भी अपनी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, चाहे वो आपके कोई भी, जैसे रेस्पिरेशन की बात करें या फिर हम फूड डाइजेशन की बात करें, कोई भी किसी भी तरह की अपनी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही हो, उसके लिए सूटेबल पीएच रेंज जो है वो कितनी होती है, 7 to 7.8। ठीक है, क्योंकि अगर 7 से लेस होगी तो फिर बॉडी का जो पीएच है अगर 7 से लेस हुआ यानी कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, और एसिडिटी कैन बी लीथल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल, याद रखना। अब आगे बात करते हैं डाइजेशन की। ठीक है, डाइजेशन के लिए जो पीएच है, पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमक सेक्रेट HCl टू किल बैक्टीरिया इन द फूड। कि सर ये तो आपने बहुत डेंजरस बात कह दी कि अपना जो स्टोमक है, अपने स्टोमक में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है, उन सेल्स से HCl एसिड सीक्रेट होता है। ठीक है, और ये HCl एसिड क्या करता है, फूड में जितने भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है किसका, HCl एसिड का। कि सर फिर ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फिर अपने स्टोमक को जलाता क्यों नहीं है, ख़राब क्यों नहीं करता? जबकि आपने कहा था कि भाई ये तो जो एसिड जो होता है वो लिविंग टिश्यूज जो है, लिविंग टिश्यूज को क्या कर सकता है, बर्न कर सकते हैं या हार्म कर सकते हैं। ठीक है, या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? ठीक है, स्टोमक में क्या है, स्टोमक में एक तरह से एक पूरी अंदर की तरफ एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, वाइटल सेल्स की। ठीक है, वाइटल सेल्स की एक लेयर पाई जाती है। वाइटल सेल्स की लेयर क्या करती है, वो जो एसिडिक पीएच है उस एसिडिक पीएच को मेंटेन करके रखती है। देखो आगे देखो, इसमें द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक प्रोटेक्ट्स वाइटल सेल्स फ्रॉम दिस एसिडिक पीएच। क्लियर बात समझ में आई? आगे देखते हैं। देखो आपका माउथ जो है, माउथ की पीएच हमेशा 5.5 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 5.5 से कम हुई
तो स्वाद कैसा हो जाएगा, सोर। ठीक है, लोअर पीएच बिकॉज ऑफ सोर फूड एंड स्वीट फूड कैन बी कोज टूथ डिके। ठीक है, दांत क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसीलिए तो बच्चों से कहा जाता है कि ज़्यादा चॉकलेट्स खाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे। या कई बार आपने देखा है कि कई बार आप कोई भी खट्टी चीज़ खाते हो तो आपके दांत अजीब से हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से क्या है, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स से वो टूथ डिके के। ठीक है, तो इसलिए माउथ की जो पीएच है हमेशा क्या होनी चाहिए, 5.5 से ग्रेटर होनी चाहिए। द पीएच ऑफ माउथ शुड ऑलवेज बी मोर देन 5.5। नेक्स्ट देखते हैं, पीएच एज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, देखो कुछ एनिमल्स लाइक हनी बी एंड कुछ प्लांट्स लाइक नेटल। ठीक है, ये हाईली एसिडिक सब्सटेंस को सेक्रेट करते हैं। किसके लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। एक बात बताओ, कोई भी अगर हनी बी है वो आपको डंक मार रही है तो उसको मज़ा थोड़ी आ रहा है, वो डंक मार रही है, उसको डर है कहीं आप उसको मार नहीं दो, इसलिए वो खुद की क्या कर रही है, एक तरह से रक्षा कर रही है और आपको डंक मार रही है। ठीक है, कोई भी नेटल प्लांट है, नेटल प्लांट पे अगर आप हाथ भी लगा लोगे ना, नेटल प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है उसमें कई सारे कांटे होते हैं। अगर उन कांटों पे आप हाथ लगा लोगे ना तो आपको बहुत तेज जलन होगी। वो क्यों होगी, एक एसिड होता है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, HCOOH। ठीक है, इसको फार्मिक एसिड भी कहा जाता है। जनरल नेम क्या होता है इसका, फार्मिक एसिड। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है इसका, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हनी बी का जो डंक होता है। ठीक है, स्टिंग। ठीक है, और नेटल के जो लीव्स होते हैं, ठीक है, उनमें प्रेजेंट होता है। और इस मिथेनोइक एसिड की वजह से ही बहुत तेज जलन होती है जब भी कोई हनी बी आपको काट लेता है। काटने के बाद बहुत तेज जलन होती है, वो किसकी वजह से होती है, वो इसी वजह से होती है। क्लियर है पूरी बात। आगे देखते हैं। अभी देखो एसिड और बेस तो अपना कंप्लीट हो गया, अब एक न्यू पार्ट और है इसका, सॉल्ट। ठीक है, अब सॉल्ट के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं। देखो भाई, कोई भी सॉल्ट है, सॉल्ट का सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्ट का सॉल्यूशन है, उसका नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये किस पर डिपेंड करता है। आपने जो एसिड और बेस लिए हैं जिनसे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने एसिड या बेस कौन सा लिया है, स्ट्रॉन्ग लिया है, बेस लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी सॉल्यूशन बन रहा है उसका नेचर कैसा है। जैसे देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाता है और स्ट्रॉन्ग ही बेस लिया जाता है तो सॉल्ट हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल। जैसे NaOH प्लस HCl इक्वस टू NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या बना, NaCl प्लस H2O। क्लियर बात समझ में आई। ऐसा क्यों होता है, इसको यहाँ पर ही ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो NaOH की हम बात करें, ठीक है, तो ये Na प्लस होता है और ये OH माइनस होता है। ठीक है, जब भी किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डिसॉल्व करवाया जाता है तो उसका कंप्लीट आयनाइजेशन होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस और जितने भी सॉल्ट होते हैं ना, वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि उनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो अपने आयंस में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड रहते हैं। तो देखो यहाँ NaOH की बात कर रहा हूँ मैं, NaOH Na प्लस और OH माइनस में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड रहेगा, प्लस HCl H प्लस और Cl माइनस में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड रहेगा। ठीक है, इधर क्या बन रहा है, NaCl। ठीक है, ये तो सॉल्ट है, सॉल्ट भी अपने आयंस में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड रहेगा, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, प्लस H2O। तो आप LHS में देखो ये Na प्लस और RHS में देखो Na प्लस, तो Na प्लस से Na प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल हो गया। तो आप LHS में देखो केवल और केवल क्या बच रहा है, H प्लस और OH माइनस। RHS में देखो क्या बच रहा है, H2O। यानी कि एक बात बताओ, रिमेनिंग
रिएक्टेंट एंड रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या बचे, केवल इधर तो H प्लस OH माइनस, उनसे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, H2O का, और H2O का नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल, और pH क्या होती है, 7। ठीक है, तो बात समझ में आई। इसीलिए इस तरह के सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। आगे देखते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस ले लिया, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना, जो भी स्ट्रॉन्ग लोगे ना सॉल्ट का नेचर वैसा ही होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो नेचर कैसा हुआ, एसिडिक। स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो नेचर कैसा होगा, बेसिक। इसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं, इस वाले को समझना, HCl प्लस NH4OH। ठीक है, तो HCl को अगर डिसोशिएट किया तो क्या होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस। अब देखो NH4OH तो वीक है, इसलिए इसका कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो H प्लस प्लस, यहाँ लिखता हूँ खा लीजिए, H प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस NH4OH इक्वस टू, अब NH4Cl तो क्या है, सॉल्ट है, तो ये तो आयोनाइज्ड होगा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सी चीज़ सेम है LHS RHS में, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बात देखो, अगर NH4Cl को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो कौन से आयन प्रोड्यूस होते हैं, H प्लस आयन प्रोड्यूस होते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व करने पर H प्लस आयन का प्रोडक्शन करते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, हमेशा एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, इसलिए इस तरह के जो सॉल्ट होते हैं वो हमेशा एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो वो बेसिक नेचर का क्यों है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने वीक एसिड तो ले लिया CH3COH और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया NaOH। ठीक है, तो NaOH तो Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, प्लस CH3COOH, ये तो आयोनाइज्ड होगा ही नहीं, इधर क्या बन रहा है, CH3COON है। ठीक है, ये तो एक सॉल्ट है तो ये तो आयोनाइज्ड होगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस प्लस H2O। ठीक है, तो दोनों में कॉमन देखो, Na प्लस कॉमन है, Na प्लस से Na प्लस कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे इस पूरे कंप्लीट को एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, अगर इस तरह के सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो कौन से आयन प्रोड्यूस करते हैं, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इस तरह के जो सॉल्ट होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। क्लियर बात समझ में आई। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं हम कुछ NaCl के बारे में। NaCl को क्या है, सी वाटर से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, ठीक है, जिनमें से सोडियम क्लोराइड को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो कॉमन सॉल्ट है या फिर NaCl है, ठीक है, इससे काफ़ी सारे मटेरियल्स जो डेली यूज में काम आते हैं उनका प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और भी कई सारे। इसीलिए जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट को रॉ मटेरियल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इन सब में हम सबसे पहले बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन NaCl से जो किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, अब देखो क्लोर एल्कली प्रोसेस में केवल और केवल NaOH का ही प्रोडक्शन नहीं होता। इसका नेम क्लोर एल्कली क्यों है, क्लोर मतलब यहाँ पर क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एल्कली मतलब यहाँ पर एक एल्कली NaOH का फॉर्मेशन भी हो रहा है। और कैसे होता है ये, कि जब भी सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन, जिसको कि ब्राइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, साथ में क्या क्या बनता है, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। ठीक है, अब इस प्रोसेस को ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो इसमें होगा क्या, दो मेटल रोड्स है, एक तो है एनोड और एक है कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या लिया है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पे आयंस कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, Na प्लस प्लस Cl माइनस
H प्लस OH माइनस। ठीक है, अब देखो Na प्लस और H प्लस पे तो प्लस चार्ज है और Cl माइनस और OH माइनस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैंने पहले भी आपको बताया था अनायन, अरे अनायन यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज मेटल रोड होती है, इसको हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। और कैथोड केटायन, ठीक है, यानी कि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इनको बैटरी के हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ये बैटरी का साइन है ये। ठीक है, ये बड़ा वाला पार्ट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव और छोटा वाला जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एक तरह से आप एक बात बताओ, जब NaCl के सॉल्यूशन को इस कंटेनर में लिया जाएगा तो Na प्लस H प्लस Cl माइनस OH माइनस, ये चार तरह के आयंस बन रहे हैं। ठीक है, तो Na प्लस और H प्लस इन दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, कहाँ पर पहले पहुँचने के लिए, कैथोड पर, क्योंकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है अपोजिट चार्ज वाले हमेशा क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो Na प्लस और H प्लस किधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ। तो Na प्लस और H प्लस में कंपटीशन होगा कि पहले कौन पहुंचेगा, और इन दोनों में कंपटीशन में पहले जीतता कौन है, H प्लस। ठीक है, H प्लस की रिएक्शन होने से कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, H2 गैस रिलीज होती है। अब एनोड पे कंपटीशन किस किस के बीच में है, Cl माइनस और OH माइनस, इन दोनों के बीच में रेस होगी, लेकिन जीतेगा कौन, Cl माइनस। और Cl माइनस की रिएक्शन से यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है, Cl2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब बचा क्या, Na प्लस इधर नहीं पहुँच पाया था, OH माइनस इधर नहीं पहुँच पाया था। ठीक है, तो ये OH माइनस इस Na प्लस के अट्रैक्शन में कैथोड के पास पहुँच जाता है, और Na प्लस, ठीक है, और OH माइनस रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, NaOH का सॉल्यूशन बना लेंगे, जो ज़्यादातर कहाँ पर बनता है, इस कैथोड के पास ही बनता है। बात समझ में आई या नहीं आई। यहाँ पर देखो टोटल रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, NaCl की रिएक्शन। ठीक है, यानी इसको जब इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज किया जाता है तो क्या होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये लिक्विड में है तो क्या बनता है, NaOH। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन में प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, इसको एक तरह से अगर हम देखें तो 2NaCl प्लस 2H2O। ठीक है, 2NaOH। ठीक है, एक मिनट बैलेंस करते हैं इसको, 2NaCl हो गया। ठीक है, ये Cl हो गया। ठीक है, इस यहाँ पर 2 लगा दिया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रखना, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। 2NaCl प्लस 2H2O इक्वल्स टू 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। Cl2 गैस कहाँ पर रिलीज हो रही है, एनोड पर। ठीक है, H2 गैस कहाँ पर रिलीज हो रही है, कैथोड पर। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। Cl2 गैस और H2 गैस कहाँ कहाँ पर रिलीज होती है, ये गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, इनके नोटेशन भी याद रखना कि NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, H2O लिक्विड की फॉर्म में है, NaOH एक्वस सॉल्यूशन है, Cl2 गैस है, H2 गैस है। क्लियर है पूरी बात। अब देखो इनके यूज क्या क्या हैं। Cl2 का यूज़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में किया जाता है। आपके भी यहाँ पर जो भी वाटर आता है उसमें अगर थोड़ी सी आपको कड़वाहट मिलती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें उसका क्लोरिनाइजेशन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा स्विमिंग पूल में आप देखते हो बिल्कुल ब्लू कलर का पानी दिखता है, वो किस वजह से दिखता है, Cl2 की वजह से। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके पाइप वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाम सुना होगा आपने, AC और फ्रीज में जो गैस यूज में ली जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यूज में ली जाती है, ओजोन डिप्लेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पेस्टिसाइड का फॉर्मेशन किया जाता है Cl2 से। H2 का यूज़ फ्यूल्स में किया जाता है। जितने भी रॉकेट्स वगैरह जो होते हैं ना, उनमें H2 का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। H2 को फ्यूल की तरह यूज़ में लिया जाता है रॉकेट में। ठीक है, इसके अलावा अमोनिया फॉर्मेशन में, फर्टिलाइज़र की फॉर्म में। ठीक है, NaOH का यूज़ डिग्रीसिंग मेटल्स, ठीक है, सोप फॉर्मेशन में, डिटर्जेंट फॉर्मेशन में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर्स में, इन सब में किया जाता है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम क्लोर एल्किली प्रोसेस। तो आपको आई होप क्लोर एल्किली प्रोसेस अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं सबको। ठीक है, धन्यवाद।